हेलो स्टूडेंट्स, मैं परवेज अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहां पर क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 12 की फ़िज़िक्स में चैप्टर 1 का हमने लेक्चर 1 देख लिया है और आज हम उसका लेक्चर 2 आगे की बात करते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं हमारी कोचिंग का मोटो क्या है। तो हमारी कोचिंग का मोटो है, सपनों की इस जंग में आप सभी का स्वागत है। तो सपने जो आपने देखे हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। तो इस टैगलाइन, इस मोटो के साथ आप एक हैशटैग को फॉलो करें, हैशटैग जिद फॉर 100, हैशटैग जिद फॉर 100। ये याद रखें कि जब तक आप जिद नहीं करेंगे तब तक आपकी जिद पूरी नहीं होगी। तो सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया था कि आवेश क्या होते हैं। आवेश पर हमने चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर हमने आवेश देख लिया था, प्रोटॉन पर आवेश देख लिया था, इलेक्ट्रॉन का मास देख लिया था। एक बार उन सभी को हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि वो क्या क्या था हमारे पास। कि जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और प्रोटॉन पर आवेश कितना था, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखा था कि ये था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन था हमारे पास 1887 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ें हमने देख ली थी। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये चीज़ भी देख ली थी कि जब कोई परमाणु या तत्व उदासीन होता है तो उसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। एक तरीके से जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे पास प्लस, ये तो नाभिकीय तौर पर बंधे हुए रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन परमाणु में चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और हमने यहाँ पर देखा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश की मात्रा समान होती है। तो जब इनकी मात्रा दोनों की समान होगी तो ऐसा तत्व हमारे पास कैसा हो जाएगा, ऐसा तत्व हो जाएगा उदासीन, न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा तत्व हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने आवेशों के गुणधर्म के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने आवेशों की योज्यता के बारे में और आवेशों के क्वांटीकरण के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम सजातीय और विजातीय आवेश के बारे में एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सजातीय और विजातीय आवेश किस आधार पर देखे जाते हैं। चलिए, तो हम ये देख चुके थे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को करेंगे ये आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसको रख देते हैं हम यहाँ पर टॉप पर। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि टॉपिक का पूरा कवर करने के लिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जिसे कहेंगे हम टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। तो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक तत्व है ए और एक तत्व है बी, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। फिर है बी कोमा सी, जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। और फिर है ए कोमा सी, जो भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ए, बी और सी की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है इस कंडीशन में कि इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वो ज्ञात कीजिए।
चलिए, अब हमारे पास दो यहाँ पर क्वालिटीज देख रखे हैं हमने कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी प्रतिकर्षित लिखा होगा उसका मतलब क्या है, वो सजातीय आवेश है, यानी वो या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। ये दो ही कंडीशन हो सकती है कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें। अब जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास प्रतिकर्षित लिखा हुआ आ रहा है वहाँ देखते हैं हम हल लिखकर इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं कि ए कोमा बी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो हमें पता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इस कंडीशन में या तो इस पर प्लस होगा या दोनों पर प्लस होगा या दोनों पर माइनस होगा। एक बार के लिए हम प्लस वाली कंडीशन लेकर चल रहे हैं, कलर डिफरेंट प्लस। उसके बाद बी कोमा सी, अब बी यहां पर हमारे पास प्लस है और यहां पर लिखा हुआ अट्रैक्ट, यानी आकर्षित कर रहे हैं। तो बी जब प्लस है तो सी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऋणावेश या नेगेटिव। क्यों? क्योंकि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आवेशों का विपरीत होना जरूरी है, किस गुण के लिए, आकर्षण के लिए। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास ए कोमा सी। अब ए प्लस और सी माइनस, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि ए पर धनावेश, बी पर धनावेश और सी पर ऋणावेश होगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी बन सकती है इसमें कि यदि ए पर ऋणावेश बी पर ऋणावेश लें तब भी ये प्रतिकर्षित करेगा, और बी पर ऋणावेश है तो सी पर धनावेश आ जाएगा तब भी ये आकर्षित करेगा, और ए पर धनावेश है और सी पर ऋणावेश है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ही करेंगे। तो इस कंडीशन में ये भी इसमें सत्य होगा कि ए पर ऋणावेश, बी पर ऋणावेश और सी पर धनावेश आ सकता है। अब इसके अलावा एक कंडीशन इसमें एक और बन जाती है। जब मैंने आपको बैलून वाला एग्जांपल बताया था तब उसमें मैंने बताया था कि जब बैलून को हम चार्ज कर रहे हैं या फिर उस पर ऋणावेश आ रहा है तो वो धनावेश की तरफ भी आकर्षित हो रहा है, और यदि हम उसको उदासीन दीवार के पास लेकर जाते हैं तो वो उदासीन दीवार से भी क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, यानी हल्का आकर्षण अनुभव करता है। कब हल्का आकर्षण कब अनुभव करेगा, जब एक पॉइंट पर तो आवेश हो, यानी एक तत्व तो आवेशित हो और दूसरा तत्व उदासीन हो। उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि ए और बी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो प्रतिकर्षित करने के लिए तो यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश इसी क्रम में होने चाहिए कि प्रतिकर्षित करने के लिए हमारे पास केवल और केवल यही कंडीशन है कि सजातीय आवेशों का होना आवश्यक है, कि जब तक इन दोनों पर सेम आवेश नहीं होंगे ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए पर धनावेश है। पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं हम कि यहाँ पर ए पर हमारे पास क्या है, धनावेश, और बी पर भी क्या है, धनावेश। तो नेक्स्ट पेयर हमारा बी और सी, जिसे हम लेकर चल रहे हैं कि बी पर धनावेश है और ए पर हम क्या मान के चल रहे हैं, सी पर हम मान के चल रहे हैं कि उदासीन है। इस कंडीशन में ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब बैलून वाला एग्जांपल याद कीजिए कि मैंने उसको जब सिर से रब किया या ऊन से रब किया और जब दीवार के पास लेकर गया तो वो उससे अट्रैक्ट हो गया, यानी उसमें हल्का आकर्षण अनुभव हुआ। उस कंडीशन में वो वहाँ पर चिपक गया। तो बी और सी में ये बात भी सही सिद्ध हो रही है कि बी को जब धनावेश कर दिया जाए और सी को उदासीन रखा जाए तब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट पेयर है ए कोमा सी। अब इसको देखते हैं हम कि ए पर हमारे पास धनावेश है और सी क्या है हमारे पास, उदासीन। तो जो कंडीशन यहां पर अप्लाई हो रही है वही कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी। तो जब ये दोनों कंडीशन सेम है तो इस कंडीशन में आकर्षण आकर्षण, और ये भी क्या करेगा हमारे पास, ये भी आकर्षित होता हुआ दिखाई देगा। अब नेक्स्ट कंडीशन एक और बनती है। यहाँ पर तीन कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तीन कंडीशन हो गई इस एक क्वेश्चन के लिए। एक नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास
कि जब ए ऋणावेश हो, बी ऋणावेश हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और बी ऋणावेश है और सी उदासीन है, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, हल्का आकर्षण। मैंने आपको ये बताया भी था कि आप बर्थडे में गुब्बारे को दीवार पर कैसे चिपकाते हैं, तो वो इसी आकर्षण के कारण गुब्बारा दीवार से चिपक पाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ए ऋणावेश और सी उदासीन, तो इस कंडीशन में भी ये क्या हो जाएगा, आकर्षण का अनुभव करेगा। बात समझ में आई यहां तक कि आकर्षण कहां पर होगा और प्रतिकर्षण कहां पर होगा। अब मैं एक सवाल की बात कर रहा हूं जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए कह के गया था कि कोई उदासीन तत्व है उस पर कितना आवेश होता है, ट्रू या फॉल्स। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि उदासीन तत्व पर आवेश, कुल आवेश शून्य होता है। उदासीन तत्व पर आवेश शून्य होता है, तो ये ट्रू था या फॉल्स, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। क्यों? क्योंकि उदासीन तत्व पर नेट आवेश शून्य होता है, आवेश शून्य नहीं होता। उस पर आवेश तो होता है लेकिन नेट आवेश शून्य होता है। इन दोनों बातों में डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले लेते हैं कि एक तत्व है हमारे पास कोई Na और एक तत्व है हमारे पास Cl, इन दोनों से मिलकर हमारे पास बना NaCl। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि NaCl पर चार्ज नहीं है, Na पर प्लस है, Cl पर माइनस है, लेकिन इन पर कुल आवेश कितना हो गया, कुल आवेश, नेट आवेश शून्य हो गया। उस कंडीशन में वो तत्व उदासीन कहलाया। बात समझ में आई कि वो तत्व उदासीन हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देकर जाता हूं, इसको सोल्व करने की ट्राई करना कि A, B ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित। B, C ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित। और A, C ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सही लिखते हैं, ये हो गया आकर्षित। और A, C भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारा A, B और C की प्रकृति बतानी है कि इन पर कौन कौन सा चार्ज है। आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आवेशों का क्वांटीकरण, कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होगा। उससे पहले हम एक बात पर चर्चा करते हैं कि आवेश का जो सही परीक्षण होता है वो केवल और केवल प्रतिकर्षण के कारण होता है। एक सेंटेंस है कि आवेशों का परीक्षण केवल प्रतिकर्षण से ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब इसको क्या करना है, हमें प्रूव करना है। इसका प्रूफ देखना है कि क्या है, इसका प्रूफ करना है इसको, है ना। तो देखते हैं हम कि आवेशों का परीक्षण केवल प्रतिकर्षण से ही होता है। तो दो आवेश लेते हैं, दो तत्व है हमारे पास, ये तत्व कलर वाला, ये एक तत्व है और ये दूसरा तत्व है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये आकर्षित कर रहे हैं। ये इसकी ओर आकर्षित हो रहा है।
नेक्स्ट है कि एक तत्व ये और दूसरा तत्व ये है, ये इस कंडीशन में एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो इन पर आवेश कितना होगा? तो एक बार के लिए हम मान के चल रहे हैं कि इस पर ये वाली बॉल है हमारे पास, इस पर है प्लस आवेश, इस पर प्लस आवेश है। अब कैसे पता चले हमें कि इस वाली बॉल पर, नाम दे देते हैं इनको ए बी, ए और बी। अब कैसे पता चले कि ए पर क्या आवेश है? तो पहले इस वाली कंडीशन को लेते हैं, केस फर्स्ट। अब इस वाली कंडीशन में देखते हैं हम कि इसमें दो तरीके की हमारे पास कंडीशन बनेगी। देखिए, ये इसकी तरफ आकर्षित कब होगा? जब इस पर ऋणावेश हो। क्या हो? इस पर ऋणावेश हो, तब ये एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। लेकिन एक कंडीशन और है कि जब ये उदासीन होगा, क्या होगा? उदासीन, तब भी क्या होगा? ये इसकी तरफ आकर्षित होगा। इसको मान लेते हैं हम, ये है उदासीन। अब जब उदासीन होगा तब भी धनावेश की तरफ हल्का आकर्षण, और जब ऋणावेश होगा तब भी धनावेश की तरफ आकर्षण फील होगा। तो हमें इस वाले तत्व के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि ये पर ये क्या बोलते हैं, ये धनावेश है या ऋणावेश। अब बात करते हैं इसकी कि ये है हमारे पास धनावेश। अब ये क्या हो रहा है? इस कंडीशन में रिपेल कर रहा है। तो रिपेल करने के लिए या प्रतिकर्षित करने के लिए एक ही कंडीशन होनी चाहिए, और वो है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये बात 100% श्योर हैं हम, 100% है कि ये केवल और केवल धनावेश ही हो सकता है जब ये इस कंडीशन में ये धनावेश हो। तो हमें प्रतिकर्षण से इस बात का प्रूफ मिल गया कि कोई भी दो आवेश प्रतिकर्षित एक दूसरे से तब करेंगे जब उन दोनों पर आवेश क्या हो? समान हो। ये हमारे आवेशों का एक गुणधर्म था जिसे हम कहते हैं सजातीय और विजातीय आवेश वाला गुणधर्म। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, आवेशों का क्वांटीकरण या आवेशों का क्वांटा किसे कहते हैं, है ना। तो वो देखते हैं हम। हमारा आवेशों के गुणधर्म में ही है ये है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटमीकरण, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि आवेश को क्वांटीकृत कैसे किया जाएगा, इस बात पर इसमें चर्चा होगी। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, और उसी प्रकार प्रोटॉन पर होता है हमारे पास आवेश माइनस प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों बातों से हमें एक बात मैं अभी भी आपको पहले बता चुका, उसको रिपीट करता हूं कि कोई भी तत्व उदासीन तब होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं कि मान लीजिए आपकी एक फैमिली है और उस फैमिली में 30 मेंबर तो बड़े लोग हैं और 30 मेंबर बच्चे हैं। कितने? 30 मेंबर बड़े और 30 मेंबर बच्चे। तो बच्चों को ले लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन और बड़ों को ले लेते हैं प्रोटॉन। तो ये एक बस है जिससे पिकनिक पर जा रहे हो आप लोग। कहाँ जा रहे हो? पिकनिक पर। इस बस में बैठे हैं 30 तो बड़े लोग, घर के बड़े बड़े बुजुर्ग, पापा मम्मी चाचा चाची दादा दादी, और 30 हैं हमारे बच्चे। ये भाई साहब हमारे इनके बच्चे। तो अब जब बस में
ज़्यादा ही भीड़ भाड़ लगने लगेगी तो उनको क्या करेंगे कि बच्चों को दूसरी गाड़ी में भेज दो, इतने बच्चों को दूसरी गाड़ी में भेज देंगे। यही तो कर सकते हैं ना, करते यही तो है, बड़े थोड़ी जाते हैं उठ के, तो बच्चों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि जब किसी एक को, ये तो मान लेते हैं हम यहाँ पर प्रोटॉन है, क्या है यहाँ पर प्रोटॉन, और ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हाँ, बच्चों को बाहर निकाला, एक बच्चे को बाहर निकाला, तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और बस में जगह अच्छी खासी हो गई। तो इस कंडीशन में इस पर कौन सा आवेश आ गया, इस कंडीशन में आ गया हमारे पास धनावेश। क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, धनावेश हो गया। कि हम और जगह है हमारे पास, और जगह है, बहुत जगह है, आ जाओ, बहुत जगह है, आ जाओ। लेकिन जब जगह ही नहीं होगी तो किसको बुलाओगे। तो उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये कैसी हो गई, बस धनावेशित हो गई। ठीक है। अब लेकिन ये है कि कुछ बच्चे बाहर रह गए थे हमारे 2-5-1 खेलने कूदने में। अब उनको जब अंदर बुलाया, उनको जब अंदर बुलाया, ये कंडीशन हुई कि ये बच्चे भी अंदर, तो पहले ही हमारे पास 30 + 30 कितने थे हम, 60। अब जब एक बच्चा भी और अंदर आ गया तो ये क्या हो गया, ऋणावेश। कौन सा आवेश आ गया इस पर, ऋणावेश। कहने का मतलब ये है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रतिस्थापन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे या इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे, तो पूर्ण रूप से एक इलेक्ट्रॉन का अंदर आना और एक इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, यही क्रिया संपन्न होगी। इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे 60 मेंबर है हमारे पास, 60 मेंबर्स हैं, तो उनमें ऐसा तो नहीं होगा ना कि आधे बच्चे को काट के बाहर रख दो और आधे को अंदर। बच्चा जाएगा तो पूरा का पूरा ही जाएगा बाहर, बस से बाहर, पूरे एक कैंडिडेट को बाहर भेजोगे ना। तो एक कैंडिडेट को बाहर भेजा तो वो हो गया उस कंडीशन में 59 कैंडिडेट, और जब एक कैंडिडेट को अंदर लिया तो वो हो गया 61 कैंडिडेट। बात समझ में आई कि यहाँ पर कितना हुआ, 61 कैंडिडेट। अब जब इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो इसमें इस कंडीशन में आवेश कितना हुआ, इस पर आवेश हुआ कि इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो -1, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू, ऐसे देख लीजिए इसको कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक बच्चा जब अंदर गया तो उस कंडीशन में ये वाली बात अप्लाई करेंगे कि एक बच्चे को प्लस कर दिया और उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इलेक्ट्रॉन के आवेश से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने अंदर भेजा था। अब जब हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजें उस कंडीशन में आवेश क्या होगा हमारे पास, -1 इलेक्ट्रॉन बाहर और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उस कंडीशन में ये बात बनेगी। अब जब 2 अंदर जाएंगे तो +2 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 3 अंदर जाएंगे तो 3 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जब 2 बाहर जाएंगे तो -2 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉनों को अंदर लिया जाएगा तब गुणा प्लस वाली संख्या से किया जाएगा, और जब जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो उनको उतनी ही संख्या में माइनस से गुणा कर दिया जाएगा। अब इसका नॉर्मल जो फॉर्मूला हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि Q बराबर +-NE, ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर N क्या है, N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। क्या है, n इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कौन सी, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो या तो तत्व के अंदर जा रहे हैं या तत्व से बाहर निकल रहे हैं। और E क्या है यहाँ पर, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है। अब एक कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन क्या है कि कंडीशन हमेशा ये n है ना, n, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 ये होनी चाहिए, 1 2 3 4 ... ये वाली चीज होनी चाहिए कंडीशन के हिसाब से कि n की वैल्यू हमारे पास
1 2 3 4 पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चला कि आवेशों का क्वांटा आवेश के ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कितना होता है? पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। n क्या है यहाँ पर? पूर्ण गुणज। इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि पूर्ण गुणज कैसे होता है? तो जैसे ये Q है और प्लस माइनस NE है, तो मिनिमम हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं? तो मिनिमम के लिए हमें बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? +1 -1 करेंगे बाहर निकालने के लिए, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो जो मिनिमम कंडीशन होगी वो ये होगी कि -1 इलेक्ट्रॉन। और इसी कंडीशन में जैसे अगर हम n की वैल्यू +1 लेते हैं, यहाँ पर प्लस लेते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो इस कंडीशन में ये बनेगी। दोनों ही कंडीशन मिनिमम है, +1 और -1, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजा जा सकता है और एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजा जा सकता है। ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर भेज दिया या 1.5 इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ प्रतिस्थापित कर दिया। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई वस्तु है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि कोई वस्तु है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो वस्तु की प्रकृति और उस पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार यहां पर कि यदि किसी तत्व को 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो उसकी प्रकृति और आवेश ज्ञात कीजिए, और उस पर आवेश ज्ञात कीजिए। करते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमारे पास फॉर्मूला है कि Q बराबर NE, उसी से आंसर कि Q बराबर ±NE। हाँ, यहां पर आके मसला फंसता है कि यहां पर प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो सीधा है, बस वाला एग्जांपल याद कर लेना कि बस में बच्चों को अंदर भेजा जा रहा है या बस से बाहर बच्चों को भेजा जा रहा है। तो जब बस के अंदर बच्चों को भेजा जाएगा तो किस में लेंगे? n को प्लस में, और जब बाहर निकाला जाएगा तब किस में लेंगे? माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। जब उसको दे रहे हो ना आप, तो उस कंडीशन में यहाँ पर लेंगे हम +2 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आवेश हमारा? -3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। या तो आप यहाँ पर चार्ज लगा दीजिए माइनस, या फिर इसको डायरेक्टली ये याद रख लीजिए कि माइनस आएगा किस कंडीशन में? जब
इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। वो वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले रहा है तो वो कैसा होगा, ऋणावेशित। भीख मांगने के लिए खड़ा है, वो दे दो इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इलेक्ट्रॉन दे दो वाली कंडीशन में कैसा है, वो ऋणी है। ऋणी है तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। और जब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कैसा हो जाएगा, धनावेश, धनी आदमी हो। तो ऐसे इसको याद रख लीजिए आप कि इलेक्ट्रॉन जब दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में बच्चे अंदर और जा रहे हैं, तो पहले ही उसमें 30 थे तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो पहले ही इलेक्ट्रॉन है, ये 30 प्रोटॉन के साथ उदासीन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन और गए तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और उस पर कैसा आवेश आ गया, ऋणावेश आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगे तब उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक आप देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। कि प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात आवेश कैसा रहेगा, हमेशा संरक्षित रहेगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक आवेश है हमारे पास A जिस पर है धनावेश, और एक आवेश है हमारे पास B जिस पर है ऋणावेश, और ये मिलकर बन रहा है AB जो उदासीन, जिस पर नेट आवेश कितना है, उदासीन। तो ये तो है कंडीशन हमारे पास प्रक्रिया से पूर्व वाली, और ये पश्चात वाली। देखिए, प्रक्रिया से पूर्व धनावेश, धनावेश कितने हैं हमारे पास, 1, और प्रक्रिया के पश्चात 0। इसी प्रकार प्रक्रिया से पूर्व हमारे पास ऋणावेश, ऋणावेश कितना था, -1 यहां पर, और प्रक्रिया के पश्चात 0। और अगर कुल आवेशों की संख्या देखें, कुल आवेशों की संख्या, तो संख्या में कितने, एक ही 2, और यहां पर आवेश 0। इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पर कि नेट आवेश, यानी इस वाली कंडीशन में, प्रक्रिया से पूर्व वाली कंडीशन में नेट आवेश यानी जितना चार्ज है वो कुल चार्ज कितना है। तो कुल चार्ज हमारे पास यहाँ कितना है कि प्लस का 1 और माइनस का 1, तो कितना हो गया ये 0। और प्रक्रिया के पश्चात हमारे पास आवेश कितना है, 0। तो यहां से हमें क्या बात पता चली कि प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात विलगित निकाय में ये आवेश संरक्षित रहता है। ये प्रक्रिया किसमें हो रही है, एक विलगित निकाय में। किसमें हो रही है, विलगित निकाय में। विलगित निकाय से क्या तात्पर्य, कि ऐसा निकाय जो परिवेश से बिल्कुल कटा हुआ हो, यानी जिसमें परिवेश में, विलगित निकाय वो होता है जो परिवेश में आदान प्रदान नहीं करता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ये तो समझने के हिसाब से हो गया। अब लिखने के हिसाब से इसको कैसे लिखेंगे कि किसी विलगित निकाय में, लिख के बताते हैं हम इसको,
किसी विलगित निकाय में प्रक्रिया से पूर्व व प्रक्रिया के पश्चात आवेश संरक्षित रहता है। आवेश, नेट आवेश संरक्षित रहता है। नेट आवेश संरक्षित रहता है। विलगित निकाय से तात्पर्य ये हमारा सिस्टम है और ये है परिवेश। क्या है? परिवेश। ये इसमें एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं होगा। इसमें आदान प्रदान, परिवेश से आदान प्रदान नहीं होता। वही क्या कहलाता है? हमारा विलगित निकाय कहलाता है। बात समझ में आई यहां तक? नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी तत्व पर इलेक्ट्रॉन के आने और इलेक्ट्रॉन के त्याग होने से उसमें द्रव्यमान में क्या कमी या क्या वृद्धि होगी। तो इसको देखते हैं एक बार। ये हमारा कोई तत्व है जिस पर द्रव्यमान है कैपिटल एम। कितना है? कैपिटल एम। इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और एक कंडीशन में इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो यहां पर इसका द्रव्यमान हो गया एम डैश, जो कितना था? n इलेक्ट्रॉन यहां पर माइनस कर दिए, माइनस एन ई के बाद। और इस वाली कंडीशन में m डबल डैश ये प्लस एन ई के बाद यहां पर इसका द्रव्यमान ये है। ये कौन सा तत्व है हमारा? ये उदासीन तत्व है। इस पर ऋणावेश है और इस पर धनावेश है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? क्या m बराबर m डैश बराबर m डबल डैश या m ग्रेटर देन m डैश ग्रेटर देन m डबल डैश होगा, या m ग्रेटर देन ऐसे लेते हैं इसको कि m डैश ग्रेटर देन m ग्रेटर देन लेस देन, नहीं ग्रेटर देन ही आएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन m डबल डैश। हाँ, और चौथी कंडीशन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो ये क्या कह रहा है कि m बराबर m डैश बराबर m डैश, यानी तीनों का द्रव्यमान सेम है। वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से इतनी कोई खास हानि होती नहीं द्रव्यमान में, लेकिन फिर भी मान लेते हैं हम कि क्या अगर जरा सा भी निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो इतना तो निकल रहा है ना, कुछ भी निकले, 1% ही निकले, आधा परसेंट, 0.1%, तो वो निकलने में कितना भी निकला वो निकल रहा है। तो इस कंडीशन में ये वाली कंडीशन हम गलत मान के चल रहे हैं। बात है दूसरी कि m बराबर m डैश, m ग्रेटर देन m डैश। क्या m का मान m डैश से ज़्यादा है? ज़्यादा है क्या? ये इस पर क्या है? ये तो उदासीन है और इस पर ऋणावेश से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है इसको। जब इसको दिया जा रहा है तो इसमें m प्लस होगा, हमेशा बढ़ेगा इसमें। तो ये कंडीशन सही है। m डैश ज़्यादा है m डबल डैश से, तो m डैश तो ऑलरेडी ही ज़्यादा है,
एम से ही, तो वो एम डैश से ज़्यादा होगा ही सही। एम डैश ग्रेटर देन एम डैश ग्रेटर देन एम सही है, और एम ग्रेटर देन एम डबल डैश ये बात भी सही है। ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ पर चौथे ऑप्शन को ये लिख लीजिए आप कि सेकंड एंड थर्ड। बात समझ में आई कि इसको इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान कम हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान बढ़ गया। तो इस बात से हमें क्या पता चल रही कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं द्रव्यमान की भी हानि हो रही है और द्रव्यमान जुड़ भी रहा है। द्रव्यमान में परिवर्तन कितना हो रहा है यहाँ पर कि जितने इलेक्ट्रॉन जुड़े उनके बराबर, उनके द्रव्यमान के बराबर उसमें वृद्धि होगी, और जितने हटे उनके द्रव्यमान के बराबर उसमें हानि होगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है कि डेल्टा एम बराबर है हमारे पास 9.1 नैनोग्राम। जहाँ पर नैनो आता है वहाँ पर मैंने बताया था आपको 10⁻⁹ आ जाता है, तो 9.1 इंटू 10⁻⁹ ग्राम। लेकिन हमारे पास द्रव्यमान की जो एसआई मात्रक है या एमकेएस मात्रक है उसमें हमें किलोग्राम में लेना होता है, और जब इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करना होगा 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा एम आया वो कितना आया 9.1 इंटू 10⁻⁻, जब ये 3 जीरो ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, और जब बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -9 और -3 कितने हो जाएगी -12 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻⁻12 किलोग्राम हमारे पास क्या आ गया डेल्टा एम। और इसने क्या पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, तो डेल्टा एम हमारे पास पता है हमें क्या होता है NME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी कि डेल्टा m अपॉन ME। डेल्टा m की वैल्यू कितनी है हमारी 9.1 इंटू 10⁻12, और ये कितनी है 9.1 इंटू 10⁻31। 9.1 से 9.1 कैंसिल आउट, -31 ऊपर जाएगा तो -12 और मल्टीप्लाई +31, जब ऊपर जाएगा तो माइनस की घात किस में हो जाएगी प्लस में। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻19। दस की पावर 19 इलेक्ट्रॉन कितने आए हमारे पास यहाँ पर 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन हमारे पास देखने को मिलेंगे कि जो इस वस्तु को दिए गए हैं। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 की घात 19। अब दूसरा क्या है कि आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आवेश का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा Q बराबर NE। अब N की वैल्यू कितनी थी अपनी 10 की घात 19, और इलेक्ट्रॉन कितना था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर इस पर आवेश कितना आ गया माइनस का 1.6। तो इससे क्या पता चला हमें कि इसकी प्रकृति कैसी हो गई ऋणावेशित, और इस पर आने वाला आवेश -1.6 हो गया ऋणावेशित।
आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया होगा और टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम आगे भी आने वाली क्लासेस में ऐसे ही टॉपिक करेंगे। पहले टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए और क्लियरिटी बन जाए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।